हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने कुछ आर्टिकल्स कवर किए हैं जिनसे यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आर्टिकल्स। तो फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने इसमें बनाई है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इसमें आते हैं आर्टिकल 14 से लेकर बेसिकली 21 तक, ठीक है, जो कि कवर करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो देखते हैं आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको एक मतलब आइडिया सा दूंगी कि इन आर्टिकल्स में क्या है। अगर आपको ब्रीफ देखना है कि क्या है इन आर्टिकल्स के अंदर, तो नीचे मैंने इंडियन पॉलिटी का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून से पहले हर एक नागरिक जो है कानून की नजरों में इक्वल होना चाहिए। किसी भी जेंडर या फिर कलर के आधार पर या फिर कुछ और पैरामीटर्स है उनके आधार पर पार्शियलिटी नहीं की जाएगी और हर एक पर्सन को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 टू 18। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि नागरिकों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हमेशा रहेंगे डिस्क्रिमिनेशन जहां भी आएगी उनके लिए। आर्टिकल 16 बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है वहां पे जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसमें इक्वालिटी रहेगी। अगेन जो मैंने 5 पॉइंट आपको ऊपर बताए, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, उनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 बताता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि जो छुआछूत था प्रीवियसली इन इंडिया उसको एबॉलिश करता है ये। आर्टिकल 18 बताता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी भी पर्सन को स्पेशल टाइटल नहीं दिया जाएगा। जैसे कि पुराने जमाने में ऐसा कह दिया जाता था कि शेर बहादुर वगैरह वगैरह, तो ऐसे टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे किसी भी पर्सन को। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि मिलिट्री या फिर एकेडमिक, जैसे कि कोई डॉक्टर लगा सकता है अपने नेम के आगे, या फिर मिलिट्री में किसी ने ब्रिगेडियर लगा दिया, वो एक पोजीशन के लिए है, वहां पे एक्सेप्शन है, वो जो है दिए जा सकते हैं। बट किसी के नाम के लिए स्पेशल कोई भी टाइटल जो है वो नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 19 इज नेक्स्ट, ये बताता है राइट या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत के हर एक नागरिक को फ्रीडम है, आजादी है अपने विचारों को, अपने एक्सप्रेशंस को प्रकट करने की। आर्टिकल 21 इज नेक्स्ट, ये बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब ये है कि एक अच्छी जिंदगी जीने का और एक पर्सनल लिबर्टी जो है, आजादी जो है पर्सनल, उसका हर एक नागरिक को अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रोसीजर जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा कानून के द्वारा। ठीक है, इसमें ये आता है कि हर एक नागरिक को डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21A जो है ये बताता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। 21 का ही पार्ट है, बट इसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया। राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है कि जो भी बच्चे हैं 6 से लेकर 14 वर्ष की जिनकी आयु होगी उनको मैंडेटरी एजुकेशन दी जाएगी। आर्टिकल 32 है नेक्स्ट, ये बताता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सुप्रीम कोर्ट के बारे में है स्पेसिफिकली ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या राइट्स रहेंगे। फर्स्ट तो है सुप्रीम कोर्ट के पास राइट रहता है टू इशू रिट्स। नाउ हमारे पास रिट्स जो है 5 तरीके के हैं, हैबियस कॉर्पस, मिंडेमस, प्रोहिबिशन, सेशोरियन, क्यूवेरेंटो। इनकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे दिए हुए इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में कवर कर रखी है, वीडियो होगी, लाइन वाइज मैंने वीडियो कवर कर रखी है, वहां से जाके डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार भी रहता है कि कोई भी नागरिक उसे अगर ऐसा लगता है कि जो लो लेवल के कोर्ट्स है, जैसे हाई कोर्ट है या फिर स्टेट लेवल के कोर्ट्स हैं, वो उसे अच्छे तरीके से न्याय नहीं दे रहे, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि पार्लियामेंट अदर कोर्ट्स जो भी रहेंगे, हाई कोर्ट है सपोज, उनको भी रिट्स जारी करने का अधिकार दे सकता है। बट जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो एक्सक्लूसिव रहेगी, वो सबसे सुप्रीम रहेगी एज पर आर्टिकल 32। नेक्स्ट है आर्टिकल 51A, ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इसे ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ये बताता है कि भारत के नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। राइट्स तो उन्हें दे दिए, बट कुछ एक कर्तव्य भी तो उनके बनते हैं, उनके बारे में बताएगा। जैसे कि भारत की हारमोनी को बचाना या फिर प्रिजर्व करना कल्चरल एनवायरनमेंट को भारत के, इस तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उन्हें ऐड किया गया है इन आर्टिकल 51 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट के आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52
ये बताता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, बस इतना ही बताता है ये, ठीक है। आर्टिकल 61 इज नेक्स्ट, ये क्या बताता है? ये बताता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को अगर उनके पद से हटाया जाएगा तो उसके प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। इसके अंदर जो राज्यसभा लोकसभा है वो रेजोल्यूशन जो है उसे इनिशिएट करते हैं, उसे पास करते हैं, इस तरीके से रहती है इम्पीचमेंट। आर्टिकल 72 बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि दया याचिका, क्षमा याचिका बेसिकली। इसके अंदर प्रेसिडेंट के पास 5 तरीके की पावर्स रहती है, पार्डन की, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूटेशन की। इसके अंदर क्या रहता है कि जो राष्ट्रपति हैं इंडिया के, वो किसी भी नागरिक को सजा दी जा रही है उसकी डेट भी चेंज कर सकते हैं, उस सजा की अवधि को चेंज कर सकते हैं, या फिर सजा का जो नेचर है उसे भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो नेचर वाली चीज है ये बस रेजिडेंट के पास ही रहती है पावर, गवर्नर के पास नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट इज आर्टिकल 76, ये बताता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल कौन रहता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर अगर किसी भी तरीके का केस चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। आर्टिकल 110 इज नेक्स्ट, ये बताता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स के बारे में। मनी बिल्स डील करते हैं टैक्सेशन के साथ, टैक्स की इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन वगैरह के साथ। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का वो ये है कि मनी बिल्स जो है इंट्रोड्यूस कौन करेगा? कौन करेगा? लोकसभा। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं रहती। पूरा प्रोसीजर बताता है कि मनी बिल्स के अंदर कौन कौन से बिल्स आएंगे, उन्हें किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आर्टिकल 112 बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कवर करता है? ये बताता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू के बारे में या फिर एक्सपेंडिचर के बारे में। इसके अलावा ब्रेक डाउन करता है रिसिप्ट्स को, डिसबर्समेंट को अक्रॉस कंसोलिडेटेड फंड फर्स्ट, ठीक है, कंटीजेंसी फंड एंड थर्ड इज पब्लिक अकाउंट। इन तीनों के अंदर मतलब बेसिक सी बात ये है कि जो सरकार ने खर्चा किया होगा प्रीवियस ईयर या फिर जो अपकमिंग ईयर आने वाला है उसमें क्या एस्टिमेट रहेगा खर्चे का सरकार का, जिसे कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट में से लिया जाएगा, उसके बारे में एस्टिमेट बताता है ये। नेक्स्ट इज आर्टिकल 123, ये बताता है ऑडियंसेस बाय प्रेसिडेंट के बारे में। अध्यादेश जारी करने की पावर ऑफ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जब भी राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस हैं वो रिसेस पे रहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे अध्यादेश जारी करने की पावर राष्ट्रपति के पास रहती है। कोई भी इमरजेंसी आ जाती है उस ड्यूरेशन के अंदर तो प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन देंगे या फिर जो भी एक तरीके से आप कह सकते हो रूल बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, उसे फाइनल माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे पार्लियामेंट वर्क में नहीं होती। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका, ये काफी लंबी हो गई है वीडियो। सेकंड पार्ट के जो थोड़े से आर्टिकल्स बचे हैं, 10 आर्टिकल्स होंगे बेसिकली, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये आर्टिकल्स अच्छे लगे हो, मैंने थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स बताई हैं शॉर्ट शॉर्ट सी 1 लाइन में। फुल वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर जरूर से जाके वीडियोस को चेकआउट करें लाइन बाय लाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।